नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। UNHRC से रूस को निकाला गया, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पास हो गया। वहीं भारत ने इस बार भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 93 देशों ने वोट किया, जबकि 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। वोटिंग में 58 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस के खिलाफ यह प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है। मालूम हो कि यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगर बुचा से सामने आई नागरिकों के शवों की भयावह तस्वीरें और वीडियो के बाद अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉम्सन ग्रीनफील्ड ने रूस को मानवाधिकार परिषद से हटाने के लिए UNGA में विशेष बैठक बुलाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिक पर फिर हमला, पंजाब का रहने वाला था शख्स। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक और स्थानीय नागरिक पर हमला हुआ है। आतंकवादियों ने पुलवामा के यादेर में एक गैर स्थानीय ड्राइवर पर गोली चलाई। पीड़ित की पहचान सोनू शर्मा के रूप में हुई है, जो पंजाब के पठानकोट का रहने वाला है। स्थानीय लोगों ने उसे पुलवामा के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। घाटी में इन दिनों गैर स्थानीय लोगों पर हमलों की संख्या बढ़ी है। हाल ही में श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के नजदीक आतंकवादियों ने धमाके को अंजाम दिया। इस धमाके में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया था कि विस्फोट उस समय हुआ जब जम्मू जिले की रजिस्ट्रेशन नंबर वाली वैन के ड्राइवर ने पार्किंग क्षेत्र के पास वाहन का पिछला दरवाजा खोला था। इस हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संबंध संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। दोस्तों TRF ने कहा कि हमले में मैग्नेटिक ID का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को किया बहाल, डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक करार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया और 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव से पाकिस्तान की अगली सरकार का फैसला होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली को सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है, यह गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि इमरान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नेशनल असेंबली में जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल करते हुए 9 अप्रैल को 9:30 बजे तक वोटिंग कराने के आदेश दिए। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत करार दिया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बांदियाल ने कहा कि यह साफ है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, वह पूरी तरह से गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देश हित में देखना होगा, हम इस पर आज ही फैसला सुनाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब नेपाल में विदेशी मुद्रा संकट, पर्यटन में कमी से आमदनी घटी, निर्यात में गिरावट से खजाना हुआ खाली, बैंकों ने वाहनों पर लोन रोके। जी हां दोस्तों, जिस समस्या से श्रीलंका जूझ रहा है उसी के मुहाने पर एक और पड़ोसी देश हमारा नेपाल भी आकर खड़ा हो गया है। नेपाल में भी श्रीलंका की तरह ही विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है। स्थिति यह है कि नेपाल के केंद्रीय बैंक ने बैंकों से वाहनों और गैर जरूरी सामान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी न करने को कहा है। इनमें ज्यादातर आयात भारत से होता है। दोस्तों नेपाल राष्ट्र बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के प्रमुख प्रकाश कुमार ज्येष्ठ ने कहा कि विलासिता की चीजों पर खर्च करने के बजाय दवाओं के आयात के लिए मुद्रा कोष बचाना होगा। आयात कम करने के दूसरे उपाय नाकाम होने पर यह निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि नेपाल केंद्रीय बैंक के प्रवक्ता गुनाखर भट्ट ने श्रीलंका जैसे हालात होने से इनकार किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में हालात बद से बदतर, फिर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, बोले इस्तीफा दे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सरकारी सचेतक जॉनसन फर्नांडो के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। फर्नांडो ने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। इस बीच एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु ने घोषणा कर बताया था कि महानायकों ने भी सरकार से इस्तीफा देने को कहा है। इससे भी दबाव बढ़ गया। हालांकि यह हमेशा से ही राजपक्षे के समर्थक रहे हैं, लेकिन यदि भिक्षु
भिक्षु का कथन सही है तो यह और भी अधिक लोगों को प्रदर्शनकारियों के साथ विरोध में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस विरोध प्रदर्शन में समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से शिक्षित युवाओं और पेशेवरों की भागीदारी हो गई है। दोस्तों, सरकार विरोधी आंदोलन के गैर राजनीतिक चरित्र ने सरकार के लिए स्थिति को संभालना और अधिक कठिन बना दिया है। श्रीलंका में इस तरह का व्यापक जन विद्रोह पहले कभी देखा नहीं गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस के साथ आर्थिक संबंधों पर भारत पर कोई दबाव नहीं, विदेश मंत्रालय की अमेरिका को 2 टूक। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि हम रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत खुले हैं। हमारी कार्रवाइयों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हमने रूस के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं। हमारा ध्यान वर्तमान परिस्थितियों में इन स्थापित आर्थिक संबंधों को स्थिर करने पर है। हमारी कार्रवाई को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया से पहले रूस के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को लेकर अमेरिका ने टिप्पणी की थी। बागची का बयान उसकी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। दोस्तों, बागची ने कहा कि ऐसा नहीं सोचे कि ऐसा कोई दबाव है। प्रतिबंधों की बात चल रही है, लेकिन यह पूरे व्यापार पर नहीं है। व्यापार हो रहा है, तेल का भी व्यापार हो रहा है। हमारा ध्यान रूस के साथ अपने स्थापित आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और स्थिर रखने पर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन हमले के कारण रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में जो देश इनको दरकिनार करता है वे गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांधी से मुझे नफरत है, बयान पर कोई पछतावा नहीं, जेल से रिहा होने के बाद बोला कालीचरण महाराज। जी हां दोस्तों, रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज 90 दिन बाद जमानत पर जेल से छूट गए और मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे। आज तक से बातचीत में कालीचरण ने कहा कि गांधी जी को लेकर की गई टिप्पणी का उसे कोई अफसोस नहीं है। राजद्रोह के मामले में जमानत पर बाहर कालीचरण ने कहा कि मैंने गांधी के बारे में जो कहा उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं गांधी का अनुयायी था, मैंने वह सब किया जो उन्होंने कहा था, लेकिन जब मैंने उनके बारे में और ज्यादा पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने धर्म के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं गांधी से नफरत करने लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की जीरो कोविड नीति हो गई फेल, चीनियों में ओमिक्रॉन से लड़ने की क्षमता नहीं। 2 साल में पहली बार देश के सभी 31 राज्यों में फैला कोरोना। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार चीन के सभी 31 प्रांतों में कोरोना फैल गया है। इसमें भी ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 केस के पार पहुंच गया है। दोस्तों, आर्थिक राजधानी शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। इससे देश की आर्थिक सेहत भी बिगड़ी है। चीन ने कोरोना पर काबू के लिए जिस जीरो कोविड पॉलिसी को अमल में लाया गया था वो फेल साबित हो रही है। दोस्तों, चीन के लगभग 12,000 सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं है। चीन ने कोरोना की पहली लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन का नियम बनाया था। इसके तहत एक भी केस आने पर पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता था। ऐसे में उसके चिकित्सा ढांचे पर काफी असर पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने कोवैक्सीन को कोवैक्स प्रोग्राम से हटाया। भारत बायोटेक ने कहा हमारी वैक्सीन सुरक्षित और असरदार, जिन्हें लगाई गई उनके सर्टिफिकेट भी हैं वैलिड। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोवैक्सीन को अपने कोवैक्स प्रोग्राम से हटा दिया है। WHO की तरफ से शनिवार को हुई इस कार्रवाई के बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने स्पष्टीकरण जारी किया। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन कोविड से सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। जिन लोगों ने कोवैक्सीन के डोज लिए हैं उनके वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी वैलिड हैं। उधर दोस्तों, कंपनी ने फिलहाल कोवैक्सीन का प्रोडक्शन स्लो कर दिया है। इसके पीछे सरकार को दिए जाने वाले डोज की संख्या पूरी हो जाने की वजह बताई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिंदा लोगों की किडनी निकाल रहा है चीन, जेल में बंद कैदियों की मौत से पहले ली जा रही है जान। जी हां दोस्तों, चीन से जुड़ी एक खौफनाक खबर इन दिनों दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। द कोठित सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार जिंदा लोगों के साथ ऐसी ज्यादती कर रही है जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार चीन में जिंदा लोगों के शरीर से किडनी निकालकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में जिन कैदियों को उम्र कैद अथवा मौत की सजा मिली है उनकी मौत से पहले ही उनके शरीर से किडनी और दिल निकाल लिए जा रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार करती इस खबर ने चीन को एक बार फिर दुनिया के निशाने पर ला दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन में साल 1984 से ही मौत की सजा पाए कैदियों के शरीर से ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। यहां मौत की सजा पाए कैदियों के शरीर से ऑर्गन्स निकालना लीगल है। हालांकि जिंदा कैदियों के शरीर से ऑर्गन्स निकालने की खबर ने इंसानियत को झकझोर कर दिया है। रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने बताया कि कुछ कैदियों के शरीर से दिल और किडनी मौत से पहले ही निकाल लिए गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन में डोनर्स काफी कम है, जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सबसे कम वेटिंग पीरियड होता है। इस कारण रिपोर्ट के दावे को बल मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में मदरसों के साथ क्या करने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, बना लिया बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, जबरदस्त बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी करने वाली सीएम योगी की फुल फॉर्म है। उन्होंने अब इस्लाम की शिक्षा दे रहे मदरसों पर अपना ध्यान फोकस किया है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार मुस्लिम बच्चों को आधुनिक और एडवांस्ड एजुकेशन देने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके लिए यूपी सरकार के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस ऐप के जरिए उन्हें उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सिखाई जाएगी जिन्होंने भारत और उसके इतिहास के लिए संघर्ष किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी देशभक्ति से भरे हों। इसके लिए मदरसा पाठ्यक्रम पर आधारित एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। उसी ऐप के जरिए महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं मुस्लिम छात्रों को बताई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा न्यू ऐप लॉन्च। सुपर ऐप में ग्रोसरी से लेकर फ्लाइट और होटल बुकिंग की सुविधा। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप ने 7 अप्रैल को अपने मोस्ट अवेटेड सुपर ऐप न्यू को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। दोस्तों टाटा सन्स के चेयरमैन एन शेखरन ने कहा कि प्लेटफॉर्म का मकसद इंडियन कंज्यूमर्स के जीवन को सरल और आसान बनाना है। दोस्तों चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा न्यू एक एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमारे सभी ब्रांड्स को एक पावरफुल ऐप में एक जगह लाता है। यह डाटा के वंडरफुल वर्ल्ड को डिस्कवर करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कई भरोसेमंद और पसंदीदा ब्रांड एयर एशिया, बिग बास्केट, क्रोमा, HIACL, क्यूमीन, स्टारबक्स, टाटा 1mg, टाटा क्लिक, टाटा प्ले, वेस्ट साइड को इस प्लेटफॉर्म पर देखकर मुझे गर्व हो रहा है। विस्तारा, एयर इंडिया, टाइटन, तनिष्क, टाटा मोटर्स भी जल्द इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल आईफोन 14 की पहली फोटो आ गई सामने। पहले ही पता चल गए खास फीचर्स। जी हां दोस्तों, जाने एप्पल आईफोन 14 के खास फीचर्स। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है आईफोन 14 के नए अपडेट्स। दरअसल दोस्तों आईफोन 13 की पॉपुलैरिटी के बाद अब सभी को आईफोन 14 का इंतजार है। दरअसल नए आईफोन की पहली फोटो सामने आ गई है और इसलिए सभी का ध्यान इसकी ओर चला गया। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन या आईफोन 14 प्रो मैक्स के CAD रेंडर लीक होने के बाद इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है। आईफोन 14 टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे प्रतीक्षित और बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोनों में से एक है। दोस्तों एक यूज़र ने आईफोन 14 प्रो मैक्स के CAD रेंडर्स को ट्वीट पर शेयर किया। फोटोज़ को 4 अप्रैल को अपलोड किया गया था और जल्दी 5 अप्रैल को फ़ोन के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिटेल के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने आ गई। शेयर की गई जानकारी के अनुसार आईफोन 14 प्रो मैक्स में 1.95 mm का बेजल होगा, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स के मुकाबले में पतला है, जिसमें 2.42 mm का बेजल है। साथ ही आने वाले फ़ोन में ईयर पीस की ऊंचाई 0.57 mm बताई गई है, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स के 1.52 mm की तुलना में भी कम है। इसके अलावा दोस्तों आईफोन 14 प्रो मैक्स को साइड बटन के साथ 78.53 mm लंबाई माना जाता है, जबकि चौड़ाई इसकी 160.71 mm की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब सफर ही नहीं खास सर्विस भी मुहैया करवाएगा रेलवे। रेल मंत्री ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अब देश भर में डोर टू डोर पार्सल डिलीवरी की सुविधा भी मुहैया करवाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि रेलवे अब पार्सल के क्षेत्र में भी हाथ आजमाने जा रहा है। इससे पार्सल सेक्टर में भी तेजी आएगी। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल दोस्तों भारतीय डाक और भारतीय रेलवे एक संयुक्त पार्सल उत्पाद विकसित करने जा रहा है, जिसमें डाक
डाक विभाग द्वारा फर्स्ट माइल और लास्ट मील कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और स्टेशन से स्टेशन तक इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी रेलवे के माध्यम से की जाएगी। जेपीपी का उद्देश्य संपूर्ण पार्सल हैंडलिंग समाधान प्रदान करके व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से ग्राहक बाजार को लक्षित करना है। मतलब दोस्तों साफ है कि सेंटर से परिसर से उठाकर प्राप्तकर्ता को बुकिंग और डोर स्टेप डिलीवरी तक की जिम्मेदारी अब रेलवे की होगी। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सामान बुक करना है, घर से आपका सामान लेके जाएंगे और जहां पर आपको पहुंचाना है वहां पर भी दूसरे घर पे या फिर जहां पर भी आपको सामान पहुंचवाना है वहां पर रेलवे ही आपका सामान पहुंचाएगा, है ना दोस्तों। यह काम की सुविधा रेलवे की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएनजी प्राइस हाइक, 2 दिन में 5 रुपए महंगी हुई सीएनजी। जी हां दोस्तों, देश में लगातार तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से सीएनजी की भी कीमत बढ़ गई है। 2.50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 69 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गई। इससे पहले 6 अप्रैल और 4 अप्रैल को भी दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बढ़ी हुई कीमत के बाद अब पिछले 48 घंटों में सीएनजी की कीमत 5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उबर यूजर्स की हुई मौज, अब ऐप से करा सकेंगे ट्रेन, बस और फ्लाइट की बुकिंग भी। जी हां दोस्तों, उबर यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। अब उबर ऐप के जरिए यूजर्स ट्रेन, बस, फ्लाइट बुकिंग भी कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सुविधा यूके में शुरू हो रही है, आगे चलकर इसे भारत में भी पेश किया जा सकता है। उबर इस साल अपने यूके ऐप में ट्रेन, बस, प्लेन और कार रेंटल को शामिल कर रहा है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे बाद की तारीखों में अन्य देशों में विस्तारित किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी वल्मोर अडानी पावर के स्टॉक पर लगा ब्रेक, लगातार तेजी के बाद लोअर सर्किट। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बाजार की चाल को मात दे रहे अडानी समूह के 2 शेयर अडानी विल्मर और अडानी पावर आज यानी कि गुरुवार को मुनाफा वसूली का शिकार हो गए। पिछले कई दिनों से लग रहे अपर सर्किट के बाद इन्वेस्टर्स ने इसे प्रॉफिट बुक करने के लिए बढ़िया मौके के तौर पर लिया। इसके चलते आज इन दोनों स्टॉक पर लोअर सर्किट लग गया। अडानी विल्मर के स्टॉक ने आज गुरुवार को भी कारोबार की अच्छी शुरुआत की। जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, बीएसई पर अडानी विल्मर का शेयर पिछले दिन के मुकाबले 5% चढ़ गया। इस तरह दोपहर के कारोबार तक लग रहा था कि अडानी विल्मर के स्टॉक पर लगातार छठे दिन अपर सर्किट लगने वाला है। हालांकि बाद में इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वसूल करने में लग गए। इसके चलते अडानी विल्मर के स्टॉक में अचानक तेज गिरावट आई और यह लोअर सर्किट का शिकार हो गया। दोपहर 2:30 बजे यह स्टॉक लोअर सर्किट के साथ 5% गिरकर 578.75 पर आ गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट, क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट, बिटकॉइन 1.32 लाख और इथेरियम 8,000 रुपए से ज्यादा फिसला। जी हां दोस्तों, गुरुवार को प्रमुख क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बिटकॉइन दोपहर 3:30 बजे 3.68% की गिरावट के साथ 3.45 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान इसकी कीमत 1.32 लाख रुपए से ज्यादा गिर गई। वहीं इथेरियम की बात करें तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमत में 3.12% की गिरावट आई। यह 8,263 रुपए से घटकर यह 2,56,000 रुपए पर आ गया। टेथर और यूएसडी कॉइन में आज बढ़त देखने को मिली। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।